नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। 16 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के राज्य टेलीविजन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के मुख्यालय पर तेहरान में एक लाइव प्रसारण के दौरान हवाई हमला किया और उसके बाद हमले ने प्रसारण को बाधित कर दिया। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, फिर मैं आपसे आगे की बात करता हूं। देखिए उस वीडियो में उस महिला के साथ क्या हुआ। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو. ये एक प्रसारण के दौरान स्टेट टेलीविजन पर हवाई हमला इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा किया गया। इस बात की पुष्टि करता है कि किस तरीके से सिविलियन टारगेट्स को अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस बेशर्मी से टारगेट कर रही हैं। उस महिला का जज्बा देखिए कि उसके तुरंत बाद दूसरे स्टूडियो में जाकर उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू स्पीच के बारे में अपनी बात कही। دیدیم نمونه بارز و آشکار مخالفت با آزادی بیان هستش. ساختمان خبر مورد هدف قرار نگرفت. آزادی بیان، صدای حقیقت، صدایی که صدای زنان، مردان و کودکانیه که در روزهای اخیر به شهادت رسیدند در واقع مورد هدف قرار گرفت. دشمن صهیونیستی باز هم دچار خطای محاسباتی شد در مورد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. उन्होंने कहा कि सीक्रेट सिस्टम ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक को कम आंक रहे हैं जियोनिस्ट फोर्सेस यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस। हमारा रिजॉल्व बहुत है। हम इराक वॉर के दौरान भी अपनी रेजिलियंस के द्वारा ही लड़ाई जीत पाए थे और इजराइल तो बिल्कुल नामुमकिन है कि हमसे जीत सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इजराइल के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान के साथ अपनी सीमाएं अब बंद कर दी हैं। प्रांतीय अधिकारियों ने बताया कि सभी 5 जिलों यानी कि चाकी, वाशुक, पंजगुर, केच और गवादर में सीमा सुविधाएं निलंबित कर दी गई हैं। प्रांतीय अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पाकिस्तान ने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बलूचिस्तान में ईरान के साथ अपनी सभी सीमाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी हैं। ईरान में तेहरान के शरन आयल डिपो पर इजरायली हमलों के बाद उठता धुआं, ये भी कल देखने को मिला। और उसके पहले जो हमला किया मोसाद के द्वारा संयोजित तरीके से जनरल हुसैन सलामी, मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी, अली शमखानी और जनरल गुलाम अली राशिद जो थे सिविलियन टारगेट्स के तहत मारे गए, क्योंकि जब वो मारे गए थे तो वो अपने घरों में थे। जिस तरीके से तल अवीव और हाइफा पे लेटेस्ट मिसाइल हमलों के तहत ईरान ने अटैक किया, वो इजराइल की आयरन डोम की कमी को दर्शाता है कि इस तरीके से आयरन डोम को भेद कर ईरान ने इजराइल पर हमला किया। यूएस एम्बेसी भी अभी फिलहाल के लिए तल अवीव में शटडाउन कर दी गई है। इजरायली पोर्ट सिटीज को टारगेट बनाया गया। जिस तरीके से ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया गया, बदले में इजराइल की पोर्ट सिटीज को भी टारगेट किया गया। डैमेज जो है वो काफ़ी किया गया है सेंट्रल ग्रिड को, पावर ग्रिड को, जिसमें इजराइल में तल अवीव में बहुत समय तक बिजली अवेलेबल नहीं थी। ये इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और उनके जो आयरन डोम को है उसको किसी तरीके से उसकी कमी को दिखाता है। जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर जिस तरीके से मारे गए, ऐसा प्रतीत होता है कि मोसाद ने पहले से ही घेराबंदी तय कर रखी थी। आईआरजीसी के मोहम्मद काजमी जो इंटेलिजेंस के हेड है, उनके डेप्यूटी की भी मौत की सूचना प्राप्त हुई है। ईरान के प्रेसिडेंट ने वार्न किया है कि सीरियस एक्शन वो अब इजराइल के खिलाफ लेंगे और मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, उस तरीके से वॉर जो है वो ईरान पर इम्पोज की गई है। बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो हैं वो ईरान तेहरान में रिपोर्ट की गई हैं। माना जाता है 3,500 से ज़्यादा लोग इस अटैक में अफेक्ट हुए हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को खासकर तेहरान के टारगेट किया गया है। वीडियो इमेजेस जो अवेलेबल हैं वो ये शो करती हैं कि डैमेज जो है पावर ग्रिड को कॉज किया गया ईरान के मिजराइली अटैक्स के द्वारा और आयरन डोम सिस्टम को एक तरीके से प्रभावित किया गया। दूसरी बात, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो मारे गए वो उनको टारगेट किया गया एक सिविलियन लोकेशन में, जहां हॉस्पिटल
बच्चे और स्कूली छात्रों को भी निशाना बनाया गया। 1999 में एंड ऑफ कोल्ड वॉर में सद्दाम हुसैन को जिस तरीके से टारगेट किया गया था, उसी तरीके से ईरान को अब की टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ये प्रोसेस जो है सन 1991 में ही शुरू कर दिया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड ने की मीटिंग जो है वो वियना में चल रही है, और उसमें काफ़ी जो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, खासकर न्यूक्लियर साइट्स पर, सरफेस पर, उसमें शिफान भी है, उसमें नेटान्स भी है। उसको लेकर जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA, वो काफ़ी चिंतित है। और एक वियना में मीटिंग में सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्राइमरी कंसर्न रीज़न है उसका, जिसकी वजह से इस मीटिंग को बुलाया गया है। बहुत सारी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं जिनको टारगेट किया गया है, और नेटेंस साइट को खासकर, जिसमें राफेल मारियानो ग्रोसी जो IAEA के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए इस लड़ाई को तुरंत से तुरंत ख़त्म किया जाना चाहिए, और इसको एस्केलेट करना मानवता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ईरान को क्लीन चिट जो है तुलसी गबर्ड ने मार्च 25 2025 में ही दे दी थी, जब उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की मीटिंग में ये कहा था कि खमैनी ने कोई न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को सस्पेंड 2023 के बाद जो कर रखा था उसको दोबारा रिवोक नहीं किया है। इसराइल हालांकि इस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी में नॉन सिग्नेटरी है, जबकि ईरान ने हमेशा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी रहा है, और समय समय पर वो अपनी न्यूक्लियर साइट्स की और यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम की समीक्षा भी करवाता रहा है, जिसमें वो सिर्फ उसको सिविल और यूज़ के लिए कर रहा है, ना कि वो वेपन्स बनाने के लिए। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA 2015 में उनकी भी रिपोर्ट में यही लिखा था कि कोई रूल इस तरीके का ब्रेक नहीं किया ईरान पे जिस पर उस तरह की कार्रवाई की जा सके। हालांकि वॉशिंगटन जर्नल ने, WSJ ने ये कहा कि खमैनी कुड बी असैसिनेटेड। हालांकि ट्रंप ने को वीटो किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई एक्शन उनकी नज़र में नहीं है। चेंज ऑफ रिजीम सीरिया एक प्राइम एग्जाम्पल है, किस तरीके से रिजीम चेंजेस को जियोपॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि ईरान पर अटैक कर ईरान जो ऑयल रिक्वायरमेंट चाइना की पूरी करता है, और चाबार पोर्ट जो है बिल्कुल गवादर पोर्ट के साथ लगता है। $600 बिलियन के तहत जो BRI चाइना ने बनाया है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, चाइना इकोनॉमिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके तहत चाबार पोर्ट का भी काम जो है चाइना को मिलने वाला था, जिसकी वजह से अमेरिका ने चाइना के एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम को रोकने के लिए इस तरीके की चीज़ें की हैं। उर्सुला वॉन देर जो यूरोपियन कमीशन की हेड हैं, उन्होंने इजरायली स्टेट को बेहतर बताया है। उन्होंने ये कहा है कि हिस्टोरिकली इजराइल ने उस रीजन में अपनी ज्यू स्टेट बनाकर एक चैंपियन ऑफ ह्यूमैनिटी की काम किया है। हालांकि 3/4 पैलेस्टीनियंस को हिस्टोरिकली वहाँ से डिस्प्लेस करके 400 सिटीज़, 4 मिलियन एकड़ तबाह करके जिस तरीके से जू सेटलमेंट वहाँ बनाई गई, वो और कुछ नहीं कि अमेरिकन मिलिट्री कॉलोनी थी, जो वहाँ पे मिडिल ईस्टर्न ऑयल को फ्लो को प्रभावित करने के लिए बनाई गई थी। और तमाम विषयों पर आपने देखा है, चाहे सीरिया हो, लिबिया हो, यमन हो या गाज़ा हो, तमाम तरीके की उत्पीड़ना मिलिट्री एक्शन के जरिए नेतन्याहू अपनी पॉलिटिक्स अभी तक चलाते आए हैं। अगर ईरान की वीकनेसेस की बात करें तो क्योंकि उनके एलाइज जो थे वो कोलैप्स हो चुके थे सीरिया में, अल जुलानी को बिठाकर, और जिस तरीके से ट्रंप उनको आधा घंटा मिले, तो ये माना जा सकता है कि अल जुलानी अब इस वॉर में भी अपनी एयर स्ट्रिप्स को सप्लाई कर रहे हैं, ताकि अमेरिका और इसराइल उनकी एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल ईरान पर अटैक करने के लिए यूज़ कर सकें, और हिजबुल्ला ख़त्म करके एक तरीके से अपने ईरान की कैपेसिटी जो है रिटेलिएशन की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम आंकने के चक्कर में उनके पास सुनहरा मौका था कि डोनाल्ड ट्रंप के सहारे इस बार अटैक कर लिया जाए। हालांकि फ्रेंच और सऊदी अरेबिया 2 ऐसी स्टेट्स हैं जो अपना न्यूट्रल स्टेटस दिखा रही हैं, पर सऊदी अरेबिया और फ्रांस की कोशिश यही है कि ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल की बात मान ले और चाइना को क्रूड ऑयल सप्लाई जो है वो रोक दे। रशिया से पंगा लेने का
अभी तक अमेरिका ने आगाज़ नहीं किया है, तो ईरान के थ्रू वो चाइना पे प्रेशर डालना चाहते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल दें तो याया शिनवर का जो टॉप लीडर थे हमास के, उनको गाज़ा में मारा गया। हसन नसरल्ला को लास्ट ईयर बैरूत में हिजबुल्लाह के चीफ थे, उनको ख़त्म किया गया। इजरायली आर्म्ड फोर्सेस जो थी वो 9 जून से ही अलर्टेड थी, और अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल्स को भी कह दिया गया था कि आने वाले समय में कुछ हो सकता है एक्शन, और उसी फ्राइडे को फिर ये एक्शन हो जाता है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब की अगर बात करें तो यूक्रेन ने जिस तरीके से 2 हफ्ते पहले ही इन्फिल्ट्रेशन करके रशिया के एयर बेसिस में उनके फाइटर प्लेन्स को नेस्ता नाबूद किया था, ये भी मोसाद की एक वॉर स्ट्रैटेजी के तहत ये काम हुआ। और ऐसा ही कुछ काम ईरान में किया गया जब टॉप मिलिट्री कमांडर्स को कत्लेआम कर दिया गया, जबकि वो उस समय सिविल लोकेशंस में थे। मोसाद इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स बहुत समय से करते आया है। 2020 की बात करें तो 2020 में मोसाद सक्सेसफुल हुआ था एक मोहसिन फ़कीज़ादा को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने में। और उसके बाद इसराइल ने फिर ईरानियन डिफेंस साइट पे भी अटैक किया था नेतान्ज में। और नेतान्ज में जो अटैक किया था नेशन प्रोविंस में, उसमें ड्रोन्स के ज़रिए उन्होंने उस अटैक को अंजाम दिया था। तो इस तरीके से रिमोट कंट्रोल मिनिशंस का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन वॉर में भी हुआ है। तो वॉरफेयर के मेथड्स चेंज हो गए हैं, घुसकर मारने का प्रावधान हो गया है। पर जो इसराइल अब ईरान के साथ कर रहा है, ईरान उसकी जवाबी कार्रवाई में अगर कुछ बड़ा कदम उठाएगा तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी, और इसमें ख़तरा जो है वो आसपास के मुल्कों के लिए भी बन सकता है। हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और कल G7 की मीटिंग में क्या प्रस्ताव कोई पारित होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो किसी भी प्रस्ताव पे सिग्नेटरी नहीं होंगे जिसमें इसराइल और ईरान के युद्ध को रोकने की बात की जाएगी। तो क्या होगा वहाँ पे G7 ग्रुपिंग में? क्या यूएस को साइडलाइन करके इसराइल ईरान वार को रोकने के लिए एक रेजोल्यूशन पास होगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। कल तक इंतज़ार करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार। जय हिंद।